दोस्तों क्या हो अगर आपके पास एक अजीबोगरीब पावर हो जिसमें आप जब भी किसी दूसरे इंसान के जूते पहनो तो बिल्कुल उसके जैसे बन जाओ। जैसे कि अगर मान के चलो अगर आपने मुकेश अंबानी के जूते पहने तो आप मुकेश अंबानी बन जाओगे। कहानी की शुरुआत में हमें कॉबलर यानी मोची दिखाया जाता है जो एक के बाद एक जूता ठीक किए जा रहा था। काम करने में वो काफी तेज था, उसे इस चीज की काफी महारत थी। और ये मोची और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर मैक्स है। जूते ठीक करने के बाद जब वो अपनी दुकान से बाहर आया तो उसकी साथ वाली दुकान जो नाई की थी उसका मालिक वहाँ आता है जो काफी बूढ़ा था। वो मैक्स को कहता है कि बेटा तुम्हारी काफी उम्र हो गई है, ढूंढ लो कोई लड़की और कर लो शादी, कब तक ऐसी अकेले जिंदगी गुजारोगी। इसमें मैक्स जवाब देता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है शादी की, मैं ऐसे ठीक हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से दुकान के अंदर जाकर बाकी जूते ठीक करने लग जाता है। जहाँ तभी उस दुकान पर एक गुंडा आया जो अपनी जूती पॉलिश करवाने आया था। मैक्स जब उसकी जूती पॉलिश कर रहा था तो वो गुंडे की घड़ी को गौर से देखने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी और कीमती लग रही थी। ये चीज गुंडे ने नोटिस कर ली थी और वो मैक्स से पूछता है, अरे भाई इतने गौर से क्या देख रहे हो? ये मेरे पास एक घड़ी नहीं है बल्कि इसके जैसी ढेर सारी घड़ियाँ मैंने जमा की हुई है जो सारी बहुत कीमती है। वो इतने कीमती है कि मैं उनसे जो चाहिए वो खरीद सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी 7 नस्लों को भी। अपने जूते पॉलिश करवाने के बाद वो मैक्स को एक जोड़ी जूतों की देता है, ये कहते हुए कि ये फट गए हैं, इन्हें सिलाई कर दो, मुझे शाम तक चाहिए क्योंकि मैंने इन्हें पहनकर एक पार्टी में जाना है। अब जब मैक्स उसके जूते ठीक कर रहा था तो अचानक उसकी मशीन में चिंगारियां उठने लगी जिससे मशीन में खराबी हो गई और वो बंद हो गई। इस वजह से मैक्स मैकेनिक को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी मशीन अर्जेंट ठीक करवानी है। इस पर मैकेनिक ये कहकर मना कर देता है कि भाई देखो 2-3 दिन तक मैं बहुत मसरूफ हूँ तो इतनी जल्दी तुम्हारी मशीन ठीक नहीं कर सकता। जो सुनकर मैक्स परेशान हो गया क्योंकि उसे कैसे भी करके शाम तक गुंडे के जूते ठीक करके देने थे। तभी उसे याद आया कि बेसमेंट में भी हमारी एक काफी पुरानी मशीन पड़ी है जिसे पहले मेरे डैड इस्तेमाल करती थी, उनसे पहले दादा और फिर उनसे पहले परदादा, यानी वो खानदानी मशीन थी। अब उस मशीन पर जाकर मैक्स गुंडे के जूते आराम आराम से ठीक करने लगता है और वो जूते ठीक करने में कामयाब रहता है। जिसके बाद वो रात भर गुंडे के आने का इंतजार करने लगा, पर जब वो नहीं आया तो मैक्स जूतों का नंबर देखता है जो 10:30 था। वो सोचता है ये तो मेरा ही नंबर है, चलो पहन के देखता हूँ। अब जैसे उसने जूते पहने हैरत वो ही गुंडे का रूप ले लेता है। जब उसने शीशे में देखा कि मैं गुंडा बन गया हूँ उसे झटका लगा। अब वो जैसे जूते उतारता है दोबारा से अपने रूप में वापिस आ जाता है। फिर वो जाकर दुकान बंद करता है। वापिस आकर उसने दोबारा जैसे जूते पहने वो फिर से गुंडा बन जाता है। चौंक कर एक जगह पर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो 10:30 नंबर के और जूते ढूंढता है जो उसे मिल भी जाते हैं, लेकिन जब उसने पहने तो उसका रूप नहीं बदला। अब की बार वो हैरान रह गया ये सोचकर कि ये क्या हुआ, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये जूते पहने से भी मेरा भेस नहीं बदला। उसने जब जहन पर जोर डाला तो उसे याद आया, ओ हाँ मैंने गुंडे के जूते अपनी मशीन से नहीं बल्कि उस पुरानी मशीन से सिलाई किए थे, तो शायद उसमें ही कोई जादू है। इसीलिए अब वो किसी और के जूते उसे मशीन से ठीक करता है। टांके लगाकर उसने जैसे जूते पहने वो अब सच में जूतों के मालिक का भेस ले लेता है। जिसके बाद वो कई सारे जूतों को टांके लगाकर उन्हें पहन कर देखता है क्योंकि जब भी उसका रूप बदलता था उसे बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ में कोई अनोखा खिलौना लग गया हो। वो गलती से एक बूढ़े आदमी के जूते पहन लेता है जिसका चेहरा जख्मी डरावना था। ये रूप लेकर वो जैसे शीशे में देखता है डर की वजह से उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। अब ना जाने उसके दिमाग में क्या आता है, वो एक लड़की की हाई हील्स वाला जूता उठा लेता है। उन्हें टांके लगाकर जब पहनता है तो वो उसी औरत का रूप ले लेता है जो औरत जवान नहीं थी बल्कि उसकी उम्र थी। अब अपने इस रूप को भी देखकर वो खुश होने लगा था। अब वो एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर नाई की दुकान पर जाता है ये चेक करने के लिए कि वो मुझे पहचानता है या नहीं, पर नाई अंकल तो उसे जरा भी नहीं पहचान पाते जिससे दिल ही दिल में वो खुश होने लगता है। अब वो भेस बदल कर जाता है एक महंगे होटल जहाँ से वो बहुत सारा महंगा खाना ऑर्डर करता है और उन्हें खूब मजे लेकर खाता है। और जब बारी आती है बिल देने की तो वो चुपचाप वॉशरूम में जाता है और अपने जूते पहनकर अपने रूप में आ जाता है और बगैर बिल दिए वहाँ से चला जाता है। अब आगे जब वो सड़क से जा रहा था तो उसकी नजर एक अमीर आदमी पर जाती है जिसकी गाड़ी उसे पहले ही नजर में बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए वो उस आदमी का पीछे करने लगता है। वो फिर गुंडे का रूप लेकर उसके पास जाता है और उस अमीर आदमी से पूछने लगता है, भाई आपके जूते का नंबर क्या है? अब वो अमीर आदमी जिस गुंडे से डरता था झट से बता देता है 10:30 है नंबर मेरा। जो सुनकर मैक्स मोची कहता है परफेक्ट है, जबरदस्त, तो अब जल्दी से अपने जूते उतार कर मुझे दे दो वरना यही तुम्हारी जान ले लूंगा। अब वो पहले ही डरा हुआ था इसीलिए फौरन ही अपने जूते उतार कर उसे दे देता है। जूते पहनने के बाद उस आदमी का रूप लेकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और रात भर उसकी गाड़ी में सैर करता है।
मस्ती से गाड़ी चलाता है क्योंकि उसे बहुत मजा आ रहा था। इस वजह से भी वो खुश था क्योंकि अब से पहले वो तो बस आम लोगों के जूते ही पहन चुका था। आगे वो अपने घर जाता है जहाँ हम उसकी बूढ़ी माँ को देखते हैं जिनसे वो बहुत प्यार करता था, पर आजकल बेचारी बहुत बीमार रहने लगी थी, बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि माँ, अगर जिंदगी में आपको किसी जैसा बनने का मौका मिलता तो आप क्या बनती? इस पर उसकी मॉम जवाब देती है, कुछ भी नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ बनकर ही खुश हूँ, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं आखिरी बार तुम्हारी डैड के साथ डिनर करना पसंद करती, लेकिन क्योंकि तुम्हारी डैड तो मर चुकी है तो ये चीज तो मुमकिन ही नहीं। अगले दिन मैक्स जो अपनी दुकान पर था तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसकी दुकान पर आती है अपने दोस्त के जूते ठीक करवाने के लिए। मैक्स उसे देखता ही रह गया, फिर कहता है, मैम आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं इन जूतों को एकदम फिट करके रख दूंगा, वो भी बहुत थोड़े ही टाइम में। फिर शाम को लड़की की दोस्त की जूते ठीक करके वो उन्हें खुद ही पहन लेता है और उसके दोस्त का रूप लेकर लड़की के घर पहुंच जाता है जहाँ वो वॉशरूम में नहा रही थी, तो वो भी अंदर घुस जाता है। अब तभी मैक्स को याद आता है कि अगर ये जूता गलती से भी उतर गया और लड़की ने मेरा असली रूप देख लिया तो मेरा ये खेल खत्म तो होगा ही, साथ ही मैं जेल भी चला जाऊंगा। इस वजह से वो काफी डर गया, जल्दी से वहाँ से भागकर अपनी दुकान पर आ जाता है। यहाँ आज वो अपने डैड के जूतों पर टांके लगाकर उन्हें पहन लेता है और बन जाता है बिल्कुल अपनी डैड जिन्हें वो बहुत याद किया करता था और बहुत प्यार भी करता था। फिर अपने बाप का ही रूप लेकर वो घर पहुँचा जहाँ उसकी मॉम अपने हस्बैंड को दोबारा जिंदा देखकर हैरान और परेशान रह जाती है, पर वो बहुत खुश भी थी। इसके बाद ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं जो उसकी मॉम की ख्वाहिश थी और बहुत सारी बातें भी। फिर मैक्स अपनी मॉम को उनके कमरे में सुला देता है और अपने डैड के जूते उतारकर वापस अलमारी में रख देता है। अगली सुबह जब वो अपनी मॉम को जगाने गया तो ये देखकर उसे धक्का लगा कि मेरी मॉम तो गुजर चुकी है, जिससे वो बहुत टूट गया और उनके पास बैठकर रोने लगता है क्योंकि उसका इस दुनिया में अपनी मॉम के अलावा और कोई नहीं था। वो फिर अपनी मॉम का फ्यूनरल करता है, यानी उन्हें दफन वगैरह, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। सब मैक्स को इतना दुखी पाकर उसे सहारा देने के लिए आते हैं। इसके कुछ दिन के बाद जो अपनी दुकान पर गया तो वहाँ गुंडा आकर उस पर गुस्सा करने लगता है, कहने लगा, भाई तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं पिछले एक हफ्ते से तुम्हारी दुकान के चक्कर काट रहा हूँ, पर हमेशा दुकान बंद होती है, कहाँ थे तुम और मेरे जूते कहाँ हैं? ठीक भी किए या नहीं? जिस पर मैक्स जवाब देता है, भाई वो दरअसल मेरी मॉम की मौत हो चुकी थी, इसलिए मैं दुकान नहीं खोल पा रहा था। गुंडा बोला, तो ये बात है, अफसोस हुआ सुनकर, पर अब जल्दी कर मेरे जूते दे। मैक्स बोला, अच्छा तो पहले वो पर्ची दो जो मैंने तुम्हें रसीद के तौर पर दी थी। गुंडा कहने लगा, पर्ची? कौन सी पर्ची? मेरे पास कोई पर्ची वर्ची नहीं है। मैक्स कहते हैं, तो फिर ठीक है, अगर पर्ची नहीं है तो फिर जूते भी नहीं है। ये सुनकर तो गुंडे को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए मुझे धमकाने लगा कि बच्चों अगर तो कल तक मेरे जूते ना मिली तो तुम्हें भी मार कर तुम्हारी माँ के पास भिजवा दूंगा, फिर वहाँ बैठकर बनाते रहना ये पर्ची वर्ची। ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। उसके इस बर्ताव पर मैक्स को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो अपने कस्टमर का रूप लेकर उसका पीछे करने लगता है। अब वो हमेशा अपने पास लोगों के जूते रखता था, इसलिए बार बार बेस बदल कर उसका पीछे करने लगा ताकि गुंडे को उस पर शक न हो। पीछा करते करते उसे पता चला कि ये गुंडा तो बहुत ही खतरनाक इंसान है जो लोगों से मारपीट करके जबरदस्ती पैसे वसूल करता है। अब आगे जब गुंडा किसी काम के सिलसिले में वहाँ से जाता है तो मैक्स उसका रूप लेकर उसके घर में घुस जाता है जहाँ उसे गुंडे की दोस्त मिलती है जो उस पर गुंडा समझकर बहुत गुस्सा करने लगी क्योंकि गुंडे का बर्ताव उसके साथ ठीक नहीं था, तो वो यहाँ से घर छोड़ के चली जाती है। उसके जाने के बाद मैक्स पूरे घर की तलाशी लेता है जहाँ उसे एक ब्रीफकेस मिला जिसके अंदर बहुत सारी गन्स पड़ी हुई थी, जो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब उसे नहीं पता था कि इन गन्स में से एक गन करंट का झटका लगाती है जिससे इंसान बेहोश हो जाता है। इस चीज से अनजान वो अपने ही हाथ पर गन को टेस्ट करता है जिससे उसे इतना जोर का झटका लगता है कि वो कई घंटों के लिए वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। काफी घंटों के बाद जब उसे होश आई तो वो जल्दी से गुंडे का रूप लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उसने जैसे दरवाजा खोला सामने असली वाला गुंडा खड़ा था। अब अपने बेरोपिये को अपने ही घर में पाकर उसे बहुत बुरा लगा। उसे हैरत तो हुई लेकिन वो उस पर झपट पड़ता है, उसे बहुत सारे मुक्के मारता है और जान से मारने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही मैक्स झटके वाली गन से उस पर शूट करता है। गुंडे को भी जोरदार झटका लगा जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर मैक्स जल्दी से उसे रस्सियों की मदद से बांध देता है। आगे जब गुंडे को होश आई तो वो अपने सामने एक बच्चे को पाता है जो जाहिर है और कोई नहीं बल्कि मैक्स ही था। वो गुंडे से कहता है कि देखो भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तो मुझे बस इतना बता दो कि वो तुम्हारी महंगी महंगी घड़ियां कहाँ रखी है। इस पर गुंडा हंसने लगा ये कहते हुए कि मैं तो नहीं बताऊंगा, और हाँ बस मुझे यहाँ से निकलने दे, फिर देखना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैक्स हंसते हुए बोलता है, पागल हो क्या? तुम रस्सियों में बंधे हुए हो, मुझे मारने के लिए तुम्हें पहले इन रस्सियों से आजाद होना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसी औरत का रूप लेकर दोबारा से गुंडे के पास आया और उसे धमकाने लगता है कि जल्दी बता दो वो घड़ियां कहाँ रखी है, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। इस धमकी से गुंडा थोड़ा घबरा गया, इसीलिए उसे घड़ियों का पता बता देता है कि वो
वो कहाँ है। घड़ियां लेने के बाद मैक्स वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो दरवाजे के सुराग से देखता है कि बाहर भी दो लड़के खड़े हैं जो गुंडे ही लग रहे हैं। इसीलिए वो वापस गुंडे के पास आकर पूछता है ये दोनों कौन है। इस पर गुंडा जवाब देता है कि ये दोनों मेरे ही लड़के हैं जो मेरे एक ही इशारे पर किसी को भी कहीं भी मार सकते हैं। इस पर गुस्से में मैक्स उससे पूछता है कि बकवास बंद करो, अपनी तारीफें करना बंद करो, बताओ कि ये यहाँ क्या करने आई है। गुंडा जवाब देता है वो दरअसल हमें किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उसके एडवांस पैसे लेने हमने जाना है, तो ये लोग बस मुझे लेने ही आए हैं। हैरान होते हुए मैक्स पूछता है पैसे, कितने एडवांस पैसे। गुंडे ने जवाब दिया $50,000। अब इतने सारे पैसों का सुनकर मैक्स तो खुशी से झूम उठता है। उसकी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी क्योंकि इतनी बड़ी रकम उसने आज से पहले कभी देखी भी नहीं थी। इसीलिए वो झटकी वाली गन से दोबारा से गुंडे को बेहोश करता है और उसका रोप लेकर उन लोगों के साथ चला जाता है। एडवांस पैसे लेने के लिए वो उसे इस शहर की सबसे अमीर शख्स के घर ले जाते हैं जहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम ग्रीन बेल्ट था। वो उसे $50,000 देकर कहती है ये लो एडवांस पेमेंट, बाकी काम होने के बाद अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो। ये पैसे लेने के बाद वो औरत का रोप लेकर दोबारा से गुंडे के घर जाता है घड़ियां लेने के लिए। पर जब वो घर आया तब तक गुंडा खुद को रस्सियों से छुड़वा लेता है। अब इसने जैसे दरवाजा खोला वो इस पर गन तान के खड़ा हो जाता है, फिर इस पर झपट कर जमीन पर गिराकर मारने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान मैक्स खुद को बचाने के लिए बार बार अपने पैर जमीन पर पटक रहा था जिससे उसका एक जूता निकल गया और बस ऐसा होते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। इसे देखकर गुंडा एकदम हैरान रह गया, उसे झटका लगा, ओह ये क्या। पर जब मैक्स ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो गुंडा उसे दोबारा से पकड़ लेता है और फिर से मारने की कोशिश करने लगा। पर खुद को छुड़वाने के लिए मैक्स अपनी सैंडल की हाई हील से उस पर हमला करता है। हाई हील गुंडे की गर्दन में घुस गई जिससे वो वहीं गिर गया। उसका गला फट गया था जिसमें से बहुत सारा खून आने लगा और यहीं पर गुंडे की मौत हो जाती है। अब ये देखकर मैक्स काफी परेशान रह गया, वो डर भी गया था क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था। वो वहाँ से भाग जाता है, घबराहट में घड़ियां पैसे भी वहीं भूल गया था। घर जब आया तभी उसे सुकून नहीं आ रहा था, उसे दुख हो रहा था। इसीलिए खुद ही को इस चीज की सजा देने के लिए वो पुलिस स्टेशन पहुंचा जहाँ पर वो ऑफिसर्स को सारी बात बताकर खुद को उनके हवाले कर देता है। लेकिन जब पुलिस वाले उसके साथ गुंडे के घर आए तो वहाँ लाश तो दूर की बात उसके खून का हल्का सा निशान भी नहीं मिलता और तो पैसे और घड़ियां भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। जो सब देखकर मैक्स काफी हैरान और परेशान रह गया कि ये क्या हो गया। अब ये देखकर पुलिस को गुस्सा आया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैक्स पागल है और इसने हमें भी पागल बनाने की कोशिश की। इसलिए वो मैक्स को कहते हैं या तो तुम किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर दिमाग के डॉक्टर को चेक करवाओ या खुद ही पागल खाने दाखिल हो जाओ। जो कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब जब मैक्स अपनी दुकान पर वापस आया तो वहाँ उसे पैसों और घड़ियों से भरा हुआ बैग भी मिल जाता है और साथ ही उस औरत की हाई हील्स भी, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान रह गया, सोच भी पड़ जाता है अब ये काम किसने किया होगा। जिसके बाद वो बैग को उठाकर कहीं जाने ही लगा था कि तभी साथ वाली दुकान की नाई आकर उसे कहने लगती है मैक्स बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, जब से तुम्हारी मॉम गुजरी तुम ठीक से दुकान ही नहीं खोल रही, कभी आते हो कभी नहीं आते, ये क्या चल रहा है सब। इस पर मैक्स जवाब देता है अंकल अभी मैं एक काम से जा रहा हूँ, किसी के पैसे लौटाने हैं तो इस टॉपिक पर आकर आपसे बात करता हूँ। इस पर नाई उसे कहने लगा कि बेटा जो पैसे तुम्हारे पास है इन्हें तुम अपने ऊपर खर्च करो, इतना भला बनने की जरूरत नहीं है। अब मैक्स को उसकी बात की समझ नहीं आई कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है और क्योंकि वो भला इंसान था तो किसी के पैसे भी नहीं रख सकता था, इसीलिए नाई की बात सुने बगैर ही वो पैसे लौटाने चला जाता है। वो औरत का ही रूप लेकर ग्रीन बेल्ट के पास पहुंचा और उसे कहने लगा कि वो गुंडा आपका काम नहीं कर सकता, उसकी तरफ से मैं आया हूँ तो लीजिए अपने पैसे वापस। ये सुनकर ग्रीन बेल्ट कहती है कि मेरे लिए ये पैसे कोई मायने नहीं रखते, मुझे तो बस अपना काम चाहिए। जो कहने के बाद वो अपने आदमियों को घेरकर मैक्स पर हमला करवा देती है। उन्होंने मैक्स को मारकर बेहोश कर दिया और ये उसे अगवा कर लेते हैं। फिर जब दो लोग उसे अगवा करके ले जा रहे थे तो वो जूते बदलकर उस बूढ़े आदमी के जूते पहन लेता है जो डरावना सा था, जिसके चेहरे पर निशान थे। उसका रूप लेकर ये दोनों को डरा देता है और क्योंकि चेहरा सच में बहुत अजीब था तो वो दोनों लोग डर जाते हैं। उनका गाड़ी पर से ध्यान हट गया जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें वो दो लोग तो जख्मी हो गए थे पर मैक्स बड़े ही अंदाज से गाड़ी से उतरता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह अपनी दुकान पर बैठकर वो जब कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तो वो गलती से वहाँ गिर जाती है। जब उसका ध्यान इस तरफ गया तो उसके हाथ एक कागज लगता है जो एक पोस्टर था जो उसे एक लड़की ने दिया था जो एक जगह पर वर्कर थी और वो एक बूढ़े आदमी को बचाना चाहती थी क्योंकि कुछ लोग जबरदस्ती उस बूढ़े आदमी से उसका घर खाली करवाना चाहते थे। पोस्टर को देखकर मैक्स को याद आया कि यही वो बूढ़ा आदमी है जिसे ग्रीन बेल्ट गुंडे के हाथ मरवाना चाहती थी। इसीलिए मैक्स अगले ही दिन उस वर्कर लड़की से मिलता है और उसे इस सब के बारे में बता देता है। तो ये दोनों जल्दी से उस बूढ़े आदमी के पास पहुँचे उसे इस सब के बारे में आगाह करने के लिए। वो बूढ़ा आदमी इन्हें अंदर बुलाता है
कहने लगा कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन हाँ कुछ भी हो जाए मैं ये घर खाली करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं यही पला बड़ा हूँ, इस घर में मेरी यादें हैं, तो मरूंगा भी मैं इधर ही। अब मैक्स को एक आइडिया आता है, वो बूढ़े आदमी से पूछने लगा, अंकल आपको किस नंबर का जूता आता है? तो वो बताने लगा ये 10.5 बेटा। इस पर मैक्स सोचता है परफेक्ट प्लान है, और अगले ही दिन बूढ़े आदमी का जूता पहनकर उसका बेस बदलकर ग्रीन बेल्ट से मिलने जाता है। उसे कहने लगा कि मैं घर खाली कर दूंगा, पर उसके बदले मुझे $1 लाख चाहिए। अब ये डील काफी अच्छी थी, जिसके लिए ग्रीन बेल्ट मान जाती है, इसलिए अगले ही दिन उसके आदमी उस तक $1 लाख पहुंचा देती है। वो सारे पैसे मैक्स बूढ़े आदमी को दे देता है, जिन्हें लेकर अगले ही दिन वो अपनी बेटी से मिलने निकल जाता है। फिर ग्रीन बेल्ट बूढ़े आदमी के घर को चेक करने जाती है कि वो घर खाली करके गया है या नहीं। वो जब वहाँ पहुंची तो बूढ़ा आदमी वहीं बैठा हुआ था, और हम जानते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मोची मैक्स है। ग्रीन बेल्ट उसे कहती है जब तुम्हारे पैसे मिल गए हैं तो तुम ये घर खाली करके क्यों रहेंगे? वो हैरान होते हुए कहने लगे, क्या कहा? पैसे? मुझे कोई पैसे नहीं मिले, और अब तो मैं ये घर बिल्कुल भी खाली करके नहीं जाऊंगा। जो सुनकर ग्रीन बेल्ट को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो कहती है चुपचाप ये घर खाली कर दो, वरना तुम्हारी उम्र तो पहले ही काफी हो गई है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा तुम्हारा, जिसके बाद तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगी। अब उसकी धमकी सुनकर पीछे से एक रिपोर्टर कैमरा के साथ बाहर आता है, जिसे देखकर ग्रीन बेल्ट काफी चौंक जाती है। अब उसे मजीद गुस्सा दिलाने के लिए मैक्स उसे आंख मार देता है। बस फिर क्या था, ऐसा होते ही ग्रीन बेल्ट गुस्से में और भड़क गई, उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, जहाँ इस सब को कैमरा में रिकॉर्ड करके टीवी पर चलाया जाता है, जिससे ग्रीन बेल्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है धांधली करने के जुर्म में। अगले दिन जब वो अपनी दुकान पर था तो वर्कर लड़की उसके पास आती है, कहने लगी कि शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, और चलो शाम को खाने पर चलते हैं। अब मैक्स क्योंकि उसे पसंद करता था, इसलिए वो मान जाता है। अब गुंडे की दोस्त नाराज थी, तो उसे मनाने के लिए वो गुंडे का रूप लेकर उसके दोस्त के घर गया और उसे वो महंगी घड़ियां गिफ्ट के तौर पर देता है ताकि वो मान जाए। ये करके जब वो वापिस आ रहा था तो कुछ लोग उसे असली वाला गुंडा समझकर अगवा कर लेते हैं और अपने साथ कहीं नहीं जा रहे थे, पर तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मैक्स भी बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को नाई अंकल की दुकान पर पाता है, जो उसे एक ताकतवर चीज मुरब्बा देते हुए कहते हैं कि बेटा ये खा लो, थोड़ा सा खा लो बेशक। इस पर मैक्स कहता है नहीं अंकल मुझे नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है। नाई कहता है बेटा जिद ना करो, थोड़ा सा ही खा लो, क्योंकि जिस तरह तुम बार बार एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जा रहे हो ना, ये तुम्हारी जान के लिए खतरा है, तब ये मुरब्बा ही तुम्हारे काम आ सकता है। ये सुनकर मैक्स काफी हैरान रह गया, उसे पूछता है क्या मतलब है आपका, आपको कैसे पता कि मैं एक जिस्म से दूसरे में जाता हूँ? इस पर वो कहने लगा तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैं सिर्फ नाई हूँ और यहाँ बस लोगों के बाल बनाता हूँ? नहीं, मैं भी एक मोची ही हूँ और तुम्हारे जैसे काम करता हूँ। ये कहकर वो जूते उतारते हैं और वापिस अपने असली रूप में आ जाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि मैक्स की डैड थी, जिन्हें देखकर मैक्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो चौंक जाता है क्योंकि उसकी डैड जिंदा थी, जो सालों से नाई का रूप लेकर मैक्स के साथ वाली दुकान पर काम करते थे। इन्होंने ही गुंडे की लाश को वहाँ से गायब किया और पैसों घड़ियों से भरा हुआ बैग मैक्स की दुकान पर लाकर रख दिया ताकि उनके बेटे पर कोई मुसीबत न आए और वो इन पैसों घड़ियों से अमीर बन जाए। जब भी तो नाई के रूप में उन्होंने कहा था कि तुम इन पैसों को अपने लिए खर्च करो। अपने डैड को जिंदा पाकर वो बहुत खुश हो गया और फौरन उनके गले से लग जाता है, पर थोड़ी ही देर के बाद उसे उन पर गुस्सा भी आने लगा, इसीलिए वो पूछ लेता है क्या आपको कभी मेरी या मॉम की याद नहीं आई? जिस पर वो कहते हैं कि आती थी, हर पल आती थी, पर मैं तुमसे तो मिल लेता था, तुम्हारी मॉम से नहीं मिल सकता था क्योंकि मैंने जो बुरे काम किए उस वजह से कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। अब मैक्स उनसे पूछता है अच्छा डैड बताइए वो जादुई मशीन हमारे पास कहाँ से आई? इस पर वो जवाब देते हैं कि वो एक महान आदमी ने तुम्हारे परदादा को दी थी, जो फरिश्ता बनकर हमारी जिंदगी में आया। तुम्हारे परदादा ने उसकी जान बचाई थी तो उसने उन्हें ये मशीन दी जिसने हमारी जिंदगियां ही बदल के रख दी। ये बताने के बाद वो उसे अपने खानदान की विरासत दिखाते हैं। जब वो उसे एक जगह पर लेकर गए तो जहाँ जहाँ नजर जा रही थी वहाँ ही जूते पड़े थे, जो आम जूते तो बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि ये उसके परदादा से लेकर आज तक जितने भी बड़े बड़े अमीर मशहूर लोग थे उनके थे। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने कीमती जूते थे। अब मैक्स कहते हैं चलिए डैड घर चलते हैं। इस पर उसके डैड कहते हैं चलो बेटा, लेकिन सामने वाले दरवाजे से नहीं पिछले से, जो कहकर उसे पीछे के रास्ते से गिराज में लेकर जाते हैं, जहाँ पर काले रंग की बहुत ही महंगी खूबसूरत गाड़ी खड़ी थी, जिसे चलाना हर किसी का सपना था और इसे चलाने के लिए उसके डैड ने एक बहुत अच्छा ड्राइवर भी रखा हुआ था। जिसके बाद उसके डैड बताते हैं कि बेटा हमारा इसके अलावा और भी काफी बड़ा बिजनेस है। तुम्हें अभी तक यही पता होगा कि हम सिर्फ जूते सीने का काम करते हैं, पर सिर्फ यही नहीं, हम ड्राई क्लीनिंग का भी काम करते हैं और हमारे पास जितने भी लोगों के कपड़े आते हैं उन्हें भी हम इस मशीन से टांका लगाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेस बदलने वाला चक्कर न सिर्फ जूतों के साथ है बल्कि कपड़ों के साथ भी है और कपड़े भी अमीर अमीर बड़े लोगों के हैं। तो हम दुनिया में किसी भी इंसान का रूप लेकर वो बन सकते हैं, जो कोई आम बात
ताकत नहीं, एक बहुत बहादुरी ताकत की बात है। ये बताने के बाद वो अपनी इस गाड़ी में बैठकर यहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। ये जिंदगी उन्हें बहुत खुशियाँ देती है, वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही थी और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।